हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्लीपी क्लासेस में। तो आज के प्रीमिक्स में 5 क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। इकोनॉमी सेगमेंट से आपके ये क्वेश्चन हैं, करंट अफेयर रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे गए हैं, कुछ एक आपके कंसेप्चुअल क्वेश्चंस भी हैं। इंपॉर्टेंट सेगमेंट है इकोनॉमी, आपको पता ही प्रीलिम्स के लिए। तो आइए देखते हैं किस तरीके की आपकी प्रिपरेशन है। शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ, जहां पर बात हो रही है पंडित दीनदयाल उपाध्याय उन्नत कृषि शिक्षा योजना के बारे में। कहा जा रहा है कि रिसेंटली 108 ट्रेनिंग प्रोग्राम्स आपके ऑर्गेनाइज किए गए थे फॉर द अवेयरनेस ऑफ द फार्मर्स, जो कि इस पर्टिकुलर योजना के अंडर आते हैं। ठीक है जी। अब आपसे पूछा क्या जा रहा है, स्ट्रेट फॉरवर्ड फैक्ट बेस्ड चीज एक पूछी जा रही है कि ये जो स्कीम है ये इनमें से कौन सी एजेंसी के अंडर आती है। 4 ऑप्शंस आपको दी गई हैं। एजुकेशन डिवीजन ऑफ आईसीएआर, सेकंड कह रहे हैं कृषि विज्ञान केंद्र, थर्ड में कह रहे हैं चौधरी चरण सिंह नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल मार्केटिंग, और फोर्थ में कह रहे हैं नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। तो आपको बताना है यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन कौन सी है। न्यूज़ में आपने सुना होगा इसके बारे में, क्यों सुना होगा वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। थोड़ा सोचिए, स्ट्रेट फॉरवर्ड फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, करेक्ट ऑप्शन मार्क कीजिए, फिर हम डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को। तो देखिए यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है आपकी एजुकेशन डिवीजन ऑफ आईसीआर, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर एंड रिसर्च। तो बेसिकली ये जो आपकी योजना, ये जो स्कीम है, ये लॉन्च की गई है ताकि ह्यूमन रिसोर्स डेवलप किया जा सके हमारी ऑर्गेनिक फार्मिंग में, ठीक है जी, नेचुरल फार्मिंग में, काउ बेस्ड इकोनॉमी फॉर एनवायरमेंटल सस्टेनेंस एंड सॉइल हेल्थ, कि जो आपके केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं उनका जो यूज़ है उसकी जो बढ़ता जा रहा है, उसकी वजह से जो सॉइल हेल्थ की हम कह सकते हैं क्वालिटी है वो कहीं ना कहीं डिग्रेड होती जा रही है। तो उसी के अवॉइड करने के लिए और ऑर्गेनिक फार्मिंग को और ज़्यादा प्रमोट करने के लिए आपके इस तरीके के इनिशिएटिव्स शुरू किए जा रहे हैं, ताकि जो वहाँ पर फार्मर्स हैं उनको अच्छी नॉलेज प्रोवाइड की जा सके कि किस तरीके से ऑर्गेनिक फार्मिंग भी उनके लिए बेनिफिशियल है। स्कीम लाई करती है आपकी मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के अंदर, इंप्लीमेंट की जा रही है एजुकेशन डिवीजन ऑफ आईसीआर द्वारा। अब आपको और किस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है, क्या रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन आई है आईसीआर से रिलेटेड जो कि आपको पता होनी जरूरी है, कि कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं आपके, नेशनल अकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च मैनेजमेंट हो गया, फिर आपका जो कि हैदराबाद में है सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर वुमेन इन एग्रीकल्चर भुवनेश्वर में है, और जो आपका नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स एंड पॉलिसी रिसर्च जो कि न्यू दिल्ली में है। ये तीनों ही आपके इस पर्टिकुलर डिवीजन के अंदर आते हैं, एजुकेशन डिवीजन ऑफ आईसीआर। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, अगर आपको वहां पर इंस्टीट्यूट्स के नाम दे दी जाए, पूछ लिया जाए कि एजुकेशन डिवीजन जो आईसीआर का है उसके अंदर कौन कौन से इंस्टीट्यूट्स आ सकते हैं, तो आप इजीली इस तरीके के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। और अगर आप यूपीएससी के अलावा बाकी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, स्टेट सिविल सर्विसेज हो गए या और कुछ सबऑर्डिनेट लेवल के एग्जाम्स हैं, तो वहां पर भी इस तरीके के स्ट्रेट फॉरवर्ड फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो ये पूरा टॉपिक हमारा 1 और 2 अगस्त का जो डीएनडी था उसमें एक्सटेंसिवली डिस्कस हुआ है, वहां जाके जरूर इसे कवर कीजिए। ठीक है जी, इजी नेचर का क्वेश्चन था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बात हो रही है ई रूपी के बारे में। ठीक है जी, 3 स्टेटमेंट्स आपको यहां दी गई हैं, पूछा जा रहा है इनमें से कौन कौन सी करेक्ट हैं। 4 कोड्स आपको प्रोवाइड किए गए हैं। तो ई रूपी रिसेंटली ही लॉन्च हुआ है, देखते हैं क्या बात की गई है यहां पर। पहली स्टेटमेंट में कह रहे हैं कि एक इलेक्ट्रॉनिक वाउचर बेस्ड डिजिटल पेमेंट सिस्टम है। सेकंड में कह रहे हैं ये जो प्लेटफॉर्म है ये आपका डेवलप किया गया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा। और थर्ड में कह रहे हैं जो ई रूपी है, यहां इससे एक्सपेक्टेशन लगाई जा रही है कि ये इंश्योर करेगा एक लीक प्रूफ डिलीवरी ऑफ वेलफेयर सर्विसेज। ठीक है जी, 3 स्टेटमेंट्स आपको यहां दी गई हैं, पूछा जा रहा है कौन कौन सी करेक्ट हैं। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, आपके डीएनडी में भी डिस्कस हुआ है इसके बारे में, न्यूज़ में भी काफ़ी आजकल चल रहा है। तो आई होप आप इस क्वेश्चन को इजीली और अच्छे से अटेम्प्ट दे सकें और करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर मार्क करें। वीडियो पॉज कीजिए, करेक्ट ऑप्शन मार्क कीजिए, फिर हम डिस्कस करते हैं। तो देखिए, ई रूपी के बारे में जो पहली स्टेटमेंट में बात हो रही है बिल्कुल करेक्टली बताया गया है कि एक तरीके का इलेक्ट्रॉनिक वाउचर बेस्ड डिजिटल पेमेंट सिस्टम है। एक तरीके से इसमें प्रीपेड वाउचर्स आपको मिलेंगे, बेनिफिशरीज को प्रीपेड वाउचर्स मिलेंगे जिसे वो अपनी सर्विसेज के लिए या कहीं पे भी पेमेंट करने के लिए रिडीम करवा सकते हैं। बट ये जो प्लेटफॉर्म है ये आरबीआई द्वारा डेवलप नहीं किया गया है। और जो थर्ड स्टेटमेंट में बात हो रही है कि ये यहाँ पर एक्सपेक्टेशंस लगाई गई हैं कि एक लीक प्रूफ डिलीवरी यहाँ पर रखी जाएगी वेलफेयर सर्विसेज की, उसे इंश्योर किया जाएगा इस माध्यम से, ई रूपी के माध्यम से। तो बिल्कुल करेक्टली बताया गया है और उसी के बेसिस पर आपकी सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। अब आरबीआई द्वारा नहीं किया गया है तो किसके द्वारा किया गया है, एनपीसीआई द्वारा ये आपका प्लेटफॉर्म यहाँ पर तैयार किया गया है। कैशलेस कॉन्टैक्टलेस डिजिटल पेमेंट्स का ये मीडियम है जो कि हमारे, अगर हम भारत की गवर्नेंस के बारे में बात करें जो भी करंटली सरकार काम कर रही है, तो काफ़ी इन्होंने डिजिटल हम कह सकते हैं जो पेमेंट वाला जो फंडा है उसमें काफ़ी ज़्यादा इन्होंने इनपुट डाले हैं, काफ़ी स्कीम्स उससे रिलेटेड लॉन्च किए हैं, काफ़ी प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं कि यहाँ पर कॉन्टैक्टलेस डिजिटल पेमेंट्स की जा सकें। ठीक है जी, तो इसमें क्या रहेगा, बेसिक सी 2-3 चीज़ें आपको पता होनी जरूरी हैं कि प्रीपेड गिफ्ट वाउचर्स दिए जाएंगे बेनिफिशियर्स को, जैसे कि हमने बात की, ठीक है जी, जिसे वो रिडीम करवा सकते हैं।
अब जो आपकी सोशल वेलफेयर स्कीम्स हैं जिसके चलते पैसा आता है एक बेनिफिशियरी के अकाउंट में, तो अब वो कोशिश की जाएगी कि ई-रुपी के माध्यम से वो वाउचर्स वहां पर दिए जाएं। ठीक है जी। तो इसमें सरकार क्या करेगी, बैंक के साथ कोऑर्डिनेट करेगी, उनके थ्रू वो आपके ई-रुपी के वाउचर्स जो रहेंगे वो भेजे जाएंगे बेनिफिशियरीज को। ठीक है जी। अब बेनिफिशियरीज किस तरीके से काम करेंगे थोड़ा समझने की यहां कोशिश करते हैं कि बेनिफिशियरीज वो वाउचर्स को यूज करेंगे किसी भी सर्विसेज के लिए, वहां जाके उसे रिडीम करवा सकते हैं। तो जो क्यूआर कोड यहाँ पर एसएमएस के द्वारा ये वाउचर भेजा जाएगा, और जैसे कि आप इस जीआईएफ में भी देख सकते हैं किस तरीके से बैंक, सर्विसेज और सरकार तीनों का ही यहाँ पर अमेलगमेशन है, तीनों का ही इसमें रोल रहेगा ताकि एक कॉन्टैक्टलेस डिजिटल पेमेंट सिस्टम यहाँ पर तैयार किया जा सके। ध्यान रखिएगा प्रीपेड है, ऑलरेडी ही वो वाउचर्स आपके पेड रहेंगे, बस जो बेनिफिशियरी है उसे रहेगा कि वहां जाके उसे अपना रिडीम करवाना है। सर्विसेज वहां पर ली, जैसे फार्मेसी में यहाँ पर गए, वाउचर वो दिखाया जाएगा, वो उसे स्कैन करेंगे और वहां पर पेमेंट उनकी कट जाएगी। तो इसमें जितनी भी हमारी वेलफेयर स्कीम्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट है उनके लिए कि पैसा यहाँ से वहां ना जाए, डायरेक्टली बेनिफिशियरी के पास ही जाए। तो उसी के लिए एक नया प्लेटफॉर्म यहाँ पर तैयार किया गया है। ठीक है जी। इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसे अच्छे से कवर कीजिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जहां पर इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड आपसे कुछ स्टेटमेंट्स पूछी जा रही हैं। 3 स्टेटमेंट दी गई हैं, पूछा जा रहा है इनमें से कौन कौन सी करेक्ट हैं। 4 कोड्स प्रोवाइड किए गए हैं। पहले में कह रहे हैं, फैक्ट दिया गया है बिल्कुल सीधा सीधा कि ये वर्ल्ड की हमारी जो इकोनॉमी है, इंडिया की इकोनॉमी वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी है बाय नॉमिनल जीडीपी। सेकंड में कह रहे हैं इट इज द 6th लार्जेस्ट बाय परचेजिंग पावर पैरिटी, ट्रिपल पी के बारे में बात हो रही है। और थर्ड में कह रहे हैं जो टाइप ऑफ इंडियन इकोनॉमी है वो आपकी ओपन भी है, लिबरल भी है और प्रोटेक्शनिस्ट भी है। 3 स्टेटमेंट्स दी गई हैं। आज का अगर आपने 2 मिनट सेशन अटेंड किया हो, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है आपके लिए, उसके आधार पर तो अगर आपने अटेंड किया है तो बहुत इजीली आप इसे मार्क कर सकते हैं। थोड़ा सोचिए इस क्वेश्चन के बारे में, करेक्ट ऑप्शन मार्क कीजिए, फिर हम डिस्कस करते हैं इसे। तो देखिए जो पहली 2 स्टेटमेंट्स में फैक्ट्स की बात हो रही है गलत है। आपस में जो यहाँ पर रैंकिंग दी गई है कि 3rd लार्जेस्ट आपकी बाय नॉमिनल जीडीपी है और पीपीपी के हिसाब से आपकी 6th लार्जेस्ट है, तो ये इंटरचेंज किया गया है यहाँ पर। ठीक है जी। तो पहली 2 स्टेटमेंट्स आपकी इनकरेक्ट है। थर्ड बिल्कुल करेक्टली बताई गई है कि बेसिकली जो हमारी टाइप ऑफ इंडियन इकोनॉमी है ओपन भी है, बिल्कुल सही बात है। मार्केट आपका ओपन है, कोई भी इसमें आके अपना बिजनेस सेटअप कर सकता है। लिबरल भी है एक तरीके से कि बाहर से भी आपकी फंडिंग आ सकती है, बाहर से भी पैसा आ सकता है इसमें, इंडिया के इन्वेस्टर्स भी बाहर जाके इन्वेस्ट कर सकते हैं। और एक तरीके से प्रोटेक्शनिस्ट भी है कि अगर उन्हें लगता है कि उन्हें डोमेस्टिक प्रोडक्शन किसी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट से रिलेटेड, एक पर्टिकुलर किसी सर्विसेज से रिलेटेड प्रमोट करनी है, तो उसके लिए प्रोटेक्शनिस्ट मेजर्स भी यहाँ लिए जाते हैं सरकार द्वारा, इंडिया की इकोनॉमी द्वारा, कि जैसे कि कई बार ड्यूटीज बढ़ा दी जाती हैं ताकि जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स हैं उनकी सेल ज़्यादा से ज़्यादा हो। ठीक है जी। तो ये तीनों ही कैटेगरीज में यहाँ पर लाई करता है। तो आज का जो हमारा 2 मिनट का सेशन था उसी में ही ये डिटेल में डिस्कस हुआ था और उसी के आधार पर आपके यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है जी। तो ये दोनों टेबल्स आपको यहाँ पर दिए गए हैं कि जीडीपी नॉमिनल के हिसाब से क्या रैंकिंग है और फिर आपके जीडीपी पीपीपी के हिसाब से क्या रैंकिंग है। तो आज का जो 2 मिनट का सेशन था बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स वहां पर डिस्कस हुए हैं जो कि आपके प्रीलिम्स 2021 के पॉइंट ऑफ व्यू से उतने ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसे जाकर देखिए अच्छे से, लिंक आपको यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है जी। तो 4th क्वेश्चन में बात हो रही है एक टर्म के बारे में, डेमोग्राफिक ट्रैप के बारे में। 4 ऑप्शंस आपको दी गई हैं, पूछा जा रहा है इनमें से कौन कौन सी करेक्ट हैं। ठीक है जी, कि किस चीज़ के साथ ये रिलेट करती है। तो पहली में कह रहे हैं कि कॉम्बिनेशन है हाई फर्टिलिटी और डिक्लाइनिंग मोर्टेलिटी रेट्स का। सेकंड में कह रहे हैं कॉम्बिनेशन ऑफ लो फर्टिलिटी एंड राइजिंग मोर्टेलिटी रेट्स। थर्ड में कह रहे हैं कॉम्बिनेशन ऑफ लो फर्टिलिटी एंड लो मोर्टेलिटी रेट्स। और फोर्थ में कह रहे हैं कॉम्बिनेशन है आपकी हाई फर्टिलिटी और हाई मोर्टेलिटी रेट्स का। 4 ऑप्शन दी गई हैं, आपको बताना है डेमोग्राफिक ट्रैप। अगर आपने इसके बारे में पढ़ा है तभी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। फिर हम डिस्कस करते हैं कि बेसिकली इसका मतलब क्या है। तो थोड़ा सोचिए इसके बारे में, करेक्ट ऑप्शन मार्क कीजिए, फिर हम डिस्कस करते हैं। तो बेसिकली यहां पर बात हो रही है डेमोग्राफिक ट्रैप के बारे में। तो वो आपका कॉम्बिनेशन रहता है हाई फर्टिलिटी एंड डिक्लाइनिंग मोर्टेलिटी रेट्स, कि आपका जो बर्थ रेट है वो काफी बढ़ चुका है और जो आपका डेथ रेट है वो काफी यहां पर स्लो हो चुका है। तो ये कब होता है, अगर हम थोड़ा समझने की कोशिश करें इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से ही, कि अगर आप देखें जो आपका वर्ल्ड वॉर का एरा था उस दौरान जो डेथ रेट्स और बर्थ रेट्स थे वो एक्सेप्शनली हाई थे। बट उसके बाद से जैसे जैसे मेडिकल फैसिलिटीज़ आपकी इंप्रूव होती गई उस हिसाब से जो हमारे डेथ रेट्स हैं वो कम होते गए, बट जो बर्थ रेट्स हैं वो ऑलमोस्ट उसी हम कह सकते हैं पेस से हो रहे हैं।
ठीक है जी। अब तो हालांकि काफ़ी कम हो चुके हैं, बट जब इस तरीके की सिचुएशन आ जाए कि बर्थ रेट्स आपके बढ़ते जा रहे हैं, डेथ रेट्स कम होती जा रही हैं, तो जो पॉपुलेशन है वो डेफिनेटली यहाँ पर बढ़ेगी ही, और उसी को ही हम यहाँ पर आपका डेमोग्राफिक ट्रैप का नाम दिया गया है। ठीक है जी। तो बेसिकली इसके चलते क्या होगा, पॉपुलेशन आपकी बढ़ती जाएगी, जो लिविंग स्टैंडर्ड्स होंगे वो गिरते जाएंगे। ठीक है जी, क्योंकि इतने रिसोर्सेज जो रहेंगे वो सभी को अवेलेबल नहीं होंगे जो कि एक पर्टिकुलर कंट्री के पास होंगे। उसके चलते क्या होगा, बर्थ रेट आपकी और ज़्यादा बढ़ती जाएगी कि अब देखिए गरीबी है तो वहाँ पर लोगों की मेंटालिटी रहेगी कि जितने ज़्यादा मेंबर्स रहेंगे फैमिली में उतनी ज़्यादा अर्निंग होगी, फिर ये आपकी दोबारा से विशियस साइकिल शुरू हो जाएगी। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है डेमोग्राफिक ट्रैप का, जिसके बारे में आपको पता होना जरूरी है। क्वेश्चन कई बार आपके कंसेप्चुअल नेचर के ही पूछ लिए जाते हैं, तो इस तरीके के कंसेप्ट अपने बिल्कुल क्लियर कर लीजिए प्रीलिम्स से पहले। ठीक है जी, सिंपल सा क्वेश्चन था। बढ़ते हैं आज के लास्ट और फाइनल क्वेश्चन की ओर, जहां पर बात हो रही है कि इनमें से कौन सा आपका SEZ है। ठीक है जी, इंडिया का जिसे अवार्ड मिला है IGBC प्लैटिनम रेटिंग का। ठीक है जी, 4 ऑप्शंस आपको दी गई हैं, कांदला, कोचिन, मद्रास, नोएडा। इनमें से कौन सा आपका स्पेशल इकोनॉमिक जोन है जिसको ये पर्टिकुलर अवार्ड मिला है इस रेटिंग का। ठीक है, थोड़ा सोचिए इसके बारे में, करंट अफेयर में आपका ये जरूर डिस्कस हुआ है, उसी के आधार पर आपसे यहाँ पर पूछा गया है। करेक्ट ऑप्शन मार्क कीजिए, फिर हम डिस्कस करते हैं इसे। तो बेसिकली यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है कांदला स्पेशल इकोनॉमिक जोन के बारे में। ठीक है जी, कि इसे ये IGBC का प्लैटिनम रेटिंग का यहाँ पर अवार्ड दिया गया है। तो बेसिकली इस तरीके का पहली बार ऐसा अवार्ड दिया गया है, जो कि पर्टिकुलर कांदला जो आपका स्पेशल इकोनॉमिक जोन है उसे ये अवार्ड मिला है। तो जो IGBC की प्लैटिनम रेटिंग है वो बेसिकली जो ग्रीन मास्टर प्लानिंग है, पॉलिसी इनिशिएटिव्स है, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर, ये जो 3 पैरामीटर्स हैं ये जिस स्पेशल इकोनॉमिक जोन में लिए गए हैं उसे ये अवार्ड या रेटिंग वहाँ पर दी गई है। कौन देता है, CII का जो इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल है। ठीक है जी, तो इसमें जो हमारा कांदला का जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, इन्होंने काफ़ी सारे ऐसे इनिशिएटिव्स लिए, ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काफ़ी काम किया, जितने पॉलिसी इनिशिएटिव्स उन्होंने लॉन्च किए उसकी अच्छे से प्लानिंग की गई, इम्प्लीमेंटेशन की गई, इसीलिए उनके सभी एफर्ट्स को यहाँ पर रिकॉग्नाइज किया गया है। ठीक है जी, और उसी के चलते ये अवार्ड दिया गया है। अब पर्टिकुलरली कौन कौन से ऐसे एफर्ट्स थे जिसके लिए ये अवार्ड दिया गया है, क्यों इतना रिकॉग्निशन मिली है, तो ये हमारा 27 और 28 जुलाई का जो DND है उसमें एक्सटेंसिवली डिस्कस किया गया है। लिंक आपको यहाँ दे दिया जाएगा, आप जरूर उसे जाके देखिए। और इसी तरीके से जितने भी आपके क्वेश्चंस रहते हैं प्रीमिक्स के, तो उनका जो कंटेक्स्ट है वो आपके DND या फिर 2 मिनट सीरीज में तो डेफिनेटली डिस्कस हुआ ही होता है। आपके करंट अफेयर रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पर पूछ रहे हैं, कुछ बहुत हम थोड़े बहुत स्टैटिक नेचर के भी पूछ लेते हैं, तो उसी हिसाब से अगर आप DND और 2 मिनट्स को रिलीजियसली फॉलो करेंगे यहाँ पर, तो जितने भी आपके प्रीलिम्स बेस्ड करंट अफेयर क्वेश्चंस हैं वो तो आप काफ़ी इजीली यहाँ पर तैयार कर लेंगे। और कुछ क्वेश्चन हम कंसेप्चुअल भी डालते हैं, स्टैटिक नेचर के भी डालते हैं, ताकि जो आपका स्टैटिक पोर्शन है उसकी भी प्रैक्टिस आपकी होती रहे। तो इसे ज़रूर अच्छे से फॉलो कीजिए। और साथ ही साथ जो हमारा एडिटोरियल्स का सेक्शन है वो तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है ही, मेन राइटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, कि जितने भी आपके इस तरीके के एडिटोरियल्स रहते हैं बहुत ही क्रिस्प और शॉर्ट फॉर्म में यहाँ डिस्कस किए जाते हैं। ठीक है जी, तो जाने से पहले एक पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन, हमारे बैच 4 के कोर्सेज ऑलरेडी लॉन्च्ड हैं। 9 अगस्त इसकी लास्ट डेट है, एक्सटेंड की गई है, बहुत रिक्वेस्ट आई थी, उसी के बाद कंसिडर किया गया था इसे। PCM बैच है आपका GS के लिए, ठीक है जी, फिर आपका सोशियोलॉजी बैच है ऑप्शनल के लिए, PSIR बैच है आपका ऑप्शनल का, देन कम्स योर ऐसे बैच जो कि मेंस आंसर राइटिंग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 2 अगस्त से सभी की क्लासेस शुरू हो चुकी हैं। जितनी भी इसकी रेलेवेंट डिटेल्स हैं वो हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल हैं, कि किस तरीके से इंस्टॉलमेंट प्लान्स हैं, क्या इसमें सिलेबस कवर किया जाएगा, सभी डिटेल्स आपको वहाँ प्रोवाइड की जाएंगी। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हो, कोई भी डाउट्स हो, आप हमें कॉल कीजिए, हम पूरी कोशिश करेंगे आपकी हर एक क्वेरी और डाउट्स को यहाँ पर रिजॉल्व करने की। ठीक है जी, सो आज के लिए इतना ही, दैट विल बी ऑल द वेरी बेस्ट एंड हैव अ गुड नाइट।